नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वी.के. राव सर में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाओं एवं साझेदारी खाते की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। अध्याय 1, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की 7वें दिन की क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने की प्रक्रिया। तो हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि प्राप्ति और भुगतान खाता का फॉर्मेट क्या है। आज हम देख लेते हैं कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है उसके विभिन्न चरण या प्रोसेस क्या है या स्टेप क्या है। ठीक है, तो प्रोसेस ओवर स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहली स्टेप या प्रथम चरण जो है वो है प्रारंभिक रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ यानी कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को प्राप्ति तथा भुगतान खाते के डेबिट भाग में यानी कि प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। यदि प्रारंभिक बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट भाग में बाय बैलेंस बीडी करके। उसके बाद सेकंड स्टेप है, दूसरा चरण है सभी प्राप्तियों की राशियाँ चाहे वह पूंजी प्रकृति की हो, पूंजीगत प्रकृति की हो या आयगत प्रकृति की हो, इस खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे तथा प्राप्त की गई राशियां भूतकालीन, चालू अवधि या भविष्य की अवधि से संबंधित हो सकती है, यानी कि किसी भी अवधि से संबंधित हो। यदि हमें प्राप्त होती है तो हम उसे प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दिखाते हैं। तीसरा स्टेप आपके सभी व्ययों की राशियां चाहे वे पूंजीगत प्रकृति की हो या आयगत प्रकृति की हो, चाहे वे भूतकालीन हो, वर्तमान हो या भविष्य से संबंधित हो, सभी को हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। उसके अलावा चौथी स्टेप स्थायी संपत्तियों पर हाश यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, अद्यत व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अद्यत भुगतान आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स तथा प्राप्य आय यानी कि रिसीवेबल इनकम्स या उपार्जित आय यानी एक्यूर्ड इनकम से संबंधित किसी भी मद को आप इसमें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनसे रोकड़ का अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो ऑफ कैश या रोकड़ का बाह्य प्रवाह यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है। यानी कि हमें जो प्राप्ति और भुगतान खाता है उसमें उन्हीं मदों को दिखाना है जिससे यदि आपका कैश इनफ्लो हो रहा हो या कैश आउटफ्लो हो रहा हो। और 5वीं स्टेप लास्ट स्टेप है इसकी, प्राप्ति तथा भुगतान खाते के डेबिट भाग का योग करें तथा क्रेडिट भाग की कुल राशियों से इसका अंतर निकालें। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। और अंतर की क्रेडिट राशि को क्रेडिट भाग में अंतिम रोकड़, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, डेबिट भाग का आप योग करोगे, ठीक है, और क्रेडिट भाग का आप योग करोगे। उसके बाद आप इसका डिफरेंस निकालोगे। यदि आपके पास डेबिट भाग का जो है यानी डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है किससे? क्रेडिट पक्ष से, तो आपके पास जो बचता है वो डेबिट राशि बचती है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से। डेबिट अंतर की इसे क्रेडिट की जगह कर दीजिएगा। डेबिट राशि को क्रेडिट भाग में यानी क्रेडिट पक्ष में अंतिम रोकड़ या बैंक शेष के रूप में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक के रूप में क्रेडिट भाग में यानी क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, यदि क्रेडिट भाग का योग डेबिट भाग के योग से अधिक है यानी कि आपके पास ये ज़्यादा है किससे? डेबिट के योग से, ठीक है, तो आपका जो शेष बचेगा वो क्रेडिट शेष यानी क्रेडिट राशि बचेगी। ठीक है, तो क्रेडिट राशि आपके पास बचेगी और जो आपके पास क्रेडिट राशि बचेगी अंतर की राशि, ठीक है, उसे हम प्राप्ति तथा भुगतान खाते के डेबिट भाग में बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में लिखेंगे या दिखाएंगे। जो मैंने आपको बताया था कि टू बैलेंस
CD के रूप में ये आपके पास क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये ऊपर वाली कंडीशन होती तो फिर हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD, इसमें दो मध्य आ जाती, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। तो इस तरह से हम जो 5 स्टेप है वो अंतिम स्टेप है, इसमें आप बैलेंस निकालोगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करनी है, ठीक है। धन्यवाद।